करते हैं उनको हटा दें तो वर्चुअली 250 से लेके 4-4,500 कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो आपका पूरा यूनिवर्स है स्मॉल कैप में। हर आदमी से जिससे आप बात करेंगे, फंड मैनेजर से या इक्विटी मार्केट में, सब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कहाँ मिल जाए। हमारा एक्सपीरियंस और प्रयास ये रहता है कि हम कहाँ कैपिटल ना लूज करें, और हमने ये देखा है कि ये हम सवाल अपने आप से नहीं पूछते हैं कि ये स्टॉक 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, बट मैं ये सवाल अपने जब भी निवेश करता हूँ ये पूछता हूँ कि इसमें पैसे खोने की संभावना क्या है, कि नेक्स्ट 2-3 साल इसमें ड्रॉडाउन्स अगर हो गए मार्केट में तो इसमें कैपिटल इरोड हो सकता है, या नॉर्मली कैपिटल प्रोटेक्ट करके वो आगे कंपाउंड कर सकता है। और इसी समय हमने देखा है कि इसी चीज में कि ऑफन हमें मल्टी बैगर स्पॉट्स होते हैं। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी है ये एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, और हमारा प्रयास ये है कि गलतियां हम कम करें। अगर आप गलतियां कम करोगे, आपका हिट रेट ज्यादा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो के रिटर्न में दिखाई देगा। अगर आप इस फंड के रोलिंग रिटर्न को करें तो आपको ये क्लियर स्पष्ट दिखेगा कि जिस भी समय मार्केट में बड़ा ड्रॉडाउन हुआ, करेक्शन हुआ, ये फंड ने काफी अच्छे से निवेशकों का पैसे को प्रोटेक्ट किया जी। तो प्रयास ये है कि जी नेक्स्ट मल्टी बैगर खाली मत ढूंढो, कैपिटल को प्रयास प्रोटेक्ट करने की प्रयास करो, और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ये बहुत बड़ी ये बड़ा मुमकिन है। हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है जी। जी, तो टिब्रीवाल साहब, ये तो चर्चा हुई उन सेक्टर्स में जहां पर आपने निवेश किया है और बढ़िया मुनाफा पिछले 12 महीने में कमाया है, और अगर आप पिछले 8 साल का रिटर्न देखें कोटक स्मॉल कैप फंड पर तो हर साल 20% पैसा कंपाउंड करते हुए दिखे हैं टिब्रीवाल साहब। शुरू से ही इस फंड के साथ उनका संबंध रहा है। पंकज जी, ये बताइए, अब आपका जो रडार है या आपकी जो दूरदृष्टि है वो कौन से 2 सेक्टर्स पर जमी हुई है जहां आपको अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है? हमने चर्चा करी मेटल्स और केमिकल्स की, जहां पर आपने बढ़िया पैसा कमाया। आगे के 2 सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर आप अपना माइक्रोस्कोप लेके स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं? तो अगर शरण जी बात करें तो इंडिया जो है उसे सेक्टर में नहीं देखना चाहिए। इंडिया में इतने अच्छी कंपनियां हैं और वेल मैनेज्ड और वेल रन कंपनियां अच्छे प्रमोटर के थ्रू, कि अगर हम इसे बॉटम अप बेसिस पर देखें तो कई सारी कंपनियां हैं जो हमें अच्छी लग रही है, और हमें लग रही है कि उनकी साइज आने वाले नेक्स्ट 3-5 सालों में काफ़ी बड़ी हो सकती है। बट अगर आप थीम की बात करें तो पहली थीम हमें लगती है कि बहुत सालों बाद इंडिया का रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और ब्याज दर कम है, अफोर्डेबिलिटी बेटर है, और इस पेंडेमिक में लोगों को ये विश्वास जरूर हो गया है कि एक बड़े घर की जरूरत है, तो डिमांड भी अच्छा है। लेकिन रियल एस्टेट में डायरेक्ट जो डेवलपर्स हैं वहाँ पर अच्छी कंपनियों की कमी है। तो हमने क्या किया है पोर्टफोलियो में कि जो उसकी सेकंड डेरिवेटिव है, जो होम इम्प्रूवमेंट की कंपनियां हैं, चाहे वो टाइल हो, प्लाईवुड हो, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स हो, मैट्रेस हो, उनको हमने, और ये काफ़ी सारी कंपनियां अपने क्षेत्र में लीडरशिप में है, चाहे वो स्मॉल कैप हो लेकिन वो या तो नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर है अपने सेक्टर में, उसे हमने अपने पोर्टफोलियो में डाला है। और हमें लगता है कि आने वाले 3-5 साल में जैसे जैसे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, इन कंपनियों का मुनाफा और ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये एक स्पेस है जहां हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर हम आप मेरे पोर्टफोलियो में देखें तो इस सेक्टर का, होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर का काफ़ी बड़ा वेटेज है पोर्टफोलियो में, और ये सब लीडर्स हैं अपने सेक्टर्स में। सेकंड, हमें लगता है कि ये जो पूरा पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है वो एक काफ़ी पावरफुल है अगर हम ठीक से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि वो 1,90,000 करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव में नेक्स्ट 4-5 साल में इंडस्ट्री को देगी, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री को पहले प्रोडक्शन करना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हमें लग रहा है कि ये पूरा पीएलआई स्कीम के अराउंड इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, ये जो 10 साल से सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा री रेटिंग का स्कोप है। काफ़ी सारे विनर्स नए इमर्ज हो सकते हैं जो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं, वहाँ पर हमें स्पॉट करने का
काफी स्कोप दिख रहा है।